हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नैन क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियों के बारे में, यानी महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां भाषा की। तो जो हमारा ये टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जो यानी सीटेट एग्ज़ाम, टेट एग्ज़ाम, शिक्षण भर्ती या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इन विधियों से आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शिक्षण विधियों को जानने से पहले कितने प्रकार के महत्वपूर्ण विधियां हैं हमारे पास भाषा शिक्षण के लिए, उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक पढ़ा था। यानी वो हमने अपने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो शिक्षण सूत्र, यानी आप लोग मेरे वीडियो पे जा सकते हो, उसको पहले पढ़ सकते हो कि शिक्षण सूत्र क्या है, कितने प्रकार के हैं। ये मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से वहां पे समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों को पहले शिक्षण सूत्र बताऊं, उसके बाद इन विधियों पे आएंगे। क्योंकि जो हमारा ये शिक्षण की विधियां हैं उसमें हम लोगों ने उसमें क्या है कि शिक्षण सूत्र का उपयोग होता है। तो जब तक से आप लोग शिक्षण सूत्र नहीं जानोगे कि शिक्षण सूत्र क्या है और उसके क्या लाभ है और कितने प्रकार के हैं, तब तक से आप लोगों को जो ये शिक्षण विधियां हैं ये पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाएगी। तो आप लोग जो है वो पहले शिक्षण सूत्र के बारे में पढ़िए अच्छे से, उसके बाद ये विधियां हैं वो काफी ज्यादा है इंपॉर्टेंट, और शिक्षण सूत्र भी काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में ये सभी से क्वेश्चन आते ही हैं। तो अगर हम शिक्षण विधियों की बात करें तो हमारे पास 4 विधियां हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगमन विधि, निगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, एनालिटिक मेथड एंड सिंथेटिक मेथड। ये 4 मेथड जो है हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो अगर हम सबसे पहले शिक्षण की बात करें तो शिक्षण में सीखना और सिखाना दोनों ही काम होता है। यानी व्यवहार में हुए स्थायी परिवर्तन को क्या बोलते हैं? सीखना बोलते हैं। और शिक्षण में सीखने का काम भी होता है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि शिक्षण यानी सीखना और सिखाना, जिसमें छात्र और टीचर दोनों ही क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि जो टीचर होता है वो पढ़ाता है और छात्र को क्या करना है? ज्ञान प्राप्त करना है, यानी समझना है। तो जब तक से मैं आप लोगों को अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि बहुत सारी विधियां हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें एक टीचर को ज्ञान होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी विधि अपना के बच्चों को काफी अच्छे से समझाया जा सकता है। तो उसको हम बोलते हैं शिक्षण विधियां, यानी सीखने और सिखाने के क्षेत्र में अपनाया गया वो तरीका जो शिक्षा को सरल, सुगम और महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बनाता है। प्रभावशाली कैसे बनाता है? अगर टीचर कुछ सिखा रहा है और छात्र उस चीज को काफी अच्छे से सीख गया तो वो क्या होता है? पढ़ाने में सफल हो जाता है और उसका जो शिक्षण है वो लाभप्रद और प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि छात्र आसानी से सीख जाता है। अब बात यह है कि छात्र आसानी से सीखेगा कैसे अगर हमें सिखाने नहीं आएगा तो उसके लिए टीचर्स क्या करते हैं कि अगर उनको पता है कि किस टाइम पे कौन सी विधि अपनानी है, किस विधि से, किस तरीके से, किस डायरेक्शन से हमें उस सब्जेक्ट को, इस पाठ्यक्रम को और टॉपिक को प्रेजेंट करना है, बताना है, ताकि बच्चे आराम से सीख सके, तो उसी को हम शिक्षण विधियां बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को काफी अच्छे समझ में आ गया कि शिक्षण विधियां क्या है। एक सरल भाषा में बोलूं तो शिक्षण विधियां जो पाठ्यक्रम को या विषय वस्तु को आसान, सरल, सुगम और प्रभावशाली बनाता है, उसे शिक्षण विधियां कहते हैं। इस तरह से भी आप लोग बोल सकते हो। तो हमारे पास 4 विधियां हैं, ठीक है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है और फेमस भी हैं। तो इसके बारे में काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला है हमारा आगमन विधि और निगमन विधि की अगर हम पहले बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों विधि अपने आप में अपोजिट है एक दूसरे के। तो आगमन विधि की अगर हम बात करें, सबसे पहले आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसका जो प्रतिपादक है या जनक बोल सकते हैं वो है फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन ने इसका प्रतिपादन किया था आगमन विधि का। उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर हम आगमन विधि के बारे में भी हम बताएंगे कि अगर हम इस तरीके से चले तो क्या करेंगे? बच्चे जल्दी सीखेंगे। तो आगमन विधि के जो जनक है वो फ्रांसिस बेकन है। ये एग्जाम में आता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगमन विधि क्या है अगर हम उसकी बात करें तो आगमन विधि जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और बाद में परिभाषा दिया जाता है या फिर निष्कर्ष दिया जाता है। तो इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा कि पहले उदाहरण देके बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हुए टॉपिक से, उसके बाद हम परिभाषा को बताते हैं,
ठीक है। मान लीजिए अगर हम विशेषण और विशेषता ये सब के बारे में हिंदी में बच्चों को बता रहे हैं, तो पहले हम उसके सामने एक वाक्य देंगे और फिर वाक्य देने के बाद उसको हम जो हमारा विशेषण और विशेषता की जो परिभाषाएं हैं या फिर संज्ञा की बोल सकते हैं, उसके सामने फिर हम बाद में परिभाषा को पढ़ाएंगे और फिर हम बताएंगे कि देखिए इस वाक्य में ये संज्ञा है, ये उसकी विशेषता है, ये विशेषण है। इस तरह से हम उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे और फिर हम उसको परिभाषा बता देंगे। तो हम उसको जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और बाद में परिभाषा या सिद्धांत पेश किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आगमन विधि। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, उदाहरण पहले फिर सिद्धांत, सिद्धांत प्रस्तुत करना। यानी हम उदाहरण से होते हुए सिद्धांत पे जाते हैं आगमन विधि में। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है आगमन और निगमन विधि में। ठीक है, दोनों का नाम लगभग सेम है, बस पहला वाला जो वर्ड है वो अलग है और बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं। तो आगमन, तो आप लोगों को पता चल रहा है कि मतलब पहले, ठीक है, आगमन नाम से ही पता चल रहा है, यानी उदाहरण पहले और बाद में सिद्धांत। काफी आसान है इसको याद करने में। तो अब हम बात करेंगे कि आगमन विधि का उपयोग हम किन सूत्रों के द्वारा करते हैं, शिक्षण सूत्रों के द्वारा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें हम चलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें फिर है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिर हम चलेंगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फिर हमारा है उदाहरण से सिद्धांत की ओर। फिर है हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर। फिर है हमारा 6 नंबर सरल से कठिन की ओर। तो ये जो है शिक्षण सूत्र। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आगमन विधि का हमने बता दिया, जो इसकी आगमन विधि क्या होती है, पहले उदाहरण देके फिर हम सिद्धांत पे जाते हैं किसी भी टॉपिक में। उसके बाद अब हम उदाहरण से सिद्धांत पे जाते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, इस विधि को पढ़ाने के लिए हम शिक्षण सूत्रों का यूज करते हैं इस विधि में। तो किन किन शिक्षण सूत्रों का यूज करते हैं, है ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से सिद्धांत की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और सरल से कठिन की ओर। और एक और है कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो आप लोगों को अगर शिक्षण सूत्र याद होगा, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैंने शेयर किया है, पढ़ाया है आप लोगों को, शिक्षण सूत्र जो आप लोगों ने पढ़ा है वो सेम शिक्षण सूत्र हमारे आगमन विधि में यूज होता है। अब यहाँ पे पहले से ही पता है आप लोगों को, उदाहरण पहले पेश किया जा रहा है बच्चों के सामने। तो जब हम उदाहरण के रूप में क्या करेंगे, बच्चों को जो चीज ज्ञात है, यानी अगर मैंने पहले आप लोग उदाहरण दिया है कि संज्ञा सर्वनाम ये सभी चीजें हम पढ़ा रहे हैं, तो हम वाक्य पहले बच्चे के सामने देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम बच्चे को बताएंगे कि संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो हाँ आपका नाम क्या है, इस तरह से हम पूछेंगे, या फिर उसका नाम, आपके फ्रेंड का नाम क्या है, या फिर आप जिस शहर में रहते हो उसका नाम क्या है। पहले हम उसको उदाहरण देंगे तो उसको पता रहेगा, यानी ज्ञात रहेगा। फिर हम अज्ञात की ओर, यानी जब हम उसको सिद्धांत और परिभाषा बताएंगे, उस टॉपिक से उसको ले जाएंगे वहां तक अज्ञात की ओर, तो वो क्या हो गया, आगमन विधि आ रहा है ना इसमें, पहले उदाहरण के रूप में हमने उसको इंट्रोड्यूस कराया, फिर उसको उसके ज्ञान से अज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। उसी तरह हमारा विशिष्ट से सामान्य, यहाँ पे विशिष्ट का अर्थ होता है उदाहरण। विशिष्ट जो शब्द है यहाँ पे, ये उदाहरण के लिए ही होता है, यानी विशिष्ट का मतलब है उदाहरण से सामान्य की ओर जाना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। पहले बच्चों को उदाहरण के रूप में बड़ी चीजों को दिखाना और फिर छोटी छोटी चीजों को बताना। फिर यहाँ पे है उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जो बच्चा देख पा रहा है, छू पा रहा है, उसको हम मूर्त चीजें बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी भी
मॉडल को पहले प्रस्तुत करना उसके सामने, नमूने को जो वो देख पा रहा है, फिर उसके बाद हम उसको वो चीजें जो वो नहीं देख पा रहा है वहां तक उसको ले जाते हैं, यानी अमूर्त की ओर। यानी हम मॉडल के रूप में पहले उसको उदाहरण पेश करेंगे। और यहाँ पे सरल से कठिन की ओर, बहुत सिंपल है, पहले हम सरल बातों को सीखते हैं फिर कठिन बातों को। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल रहा है कि ये जितने भी शिक्षण सूत्र हैं उसमें सब में एक उदाहरण के रूप में हम पहले हर चीज प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए ये शिक्षण सूत्र का यूज आगमन विधि में होता है। और क्या है कि ये शिक्षण सूत्र ही हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है, जो कि माना जाता है कि काफी अच्छा होता है। चलिए अभी हम इसकी बात करेंगे, जो है हमारा आगमन विधि का गुण की बात करें तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब ये शिक्षण सूत्र का यूज हुआ है इसमें, तो ये क्या है होगा, एक वैज्ञानिक विधि है या मनोवैज्ञानिक विधि होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझना ज्यादा है पर मैं लिख भी दे रही हूं, वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, पहला है। फिर दूसरा है इसमें क्रिया पे बल दिया जाता है, यानी करके सीखने पे बल दिया जाता है। बच्चे के सामने उदाहरण पेश करेंगे तो वो क्या करेगा, खोज करेगा, निरीक्षण करेगा, तब वो उसको सिद्धांत बताया जाएगा तो क्या होगा, उसमें क्रिया वो करेगा, यानी करके सीखने पर बल। इसका एक और है कि ये बाल केंद्रित होता है, बाल केंद्रित विधि है ये। यानी ये जो आप लोगों को पता होगा कि आजकल का जो शिक्षण है, शिक्षा देने का जो महत्व है हमारे यहाँ, वो बाल केंद्रित हो गया। यानी बालकों के मनोविज्ञान को लेते हुए, उनकी रुचियों को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम और विषय वस्तु को या फिर किसी भी विधि को प्रस्तुत की जाती है, यानी छात्रों को इंपॉर्टेंट देते हुए। तो ये क्या है, बाल केंद्रित है। ठीक है, उनको करके सीखने पे बल दिया जाता है। उसके बाद है इसमें कि ये छोटे क्लास के बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि इसके ये सभी गुण है। ठीक है, बोल सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं वो करके सीखते हैं तो क्या है, वैज्ञानिक माना जाता है। और आप देख सकते हो कि शिक्षण सूत्रों के कारण भी इसको वैज्ञानिक माना जाता है। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि इसमें जो शिक्षण सूत्र अच्छा माना गया है कि हाँ भाई, शिक्षण सूत्र के आधार पर हम शिक्षा को प्रभावशाली बना सकते हैं, काफी अच्छा बना सकते हैं अगर हम इस तरह से बच्चों को पढ़ाए तो इसलिए भी ये वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। उसके बाद करके सीखने पे बल दिया जाता है, बाल केंद्रित विधि है और छोटे क्लास के बच्चों को के लिए ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि उदाहरण के द्वारा ही उनको टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब हमारा इसमें छोटा छोटा जो है दोष भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसमें कि इसका दोष क्या है, तो इसके गुण ज्यादा हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, जो ये विधि काफी अच्छी मानी जाती है। पर दोष इसका क्या है कि इसमें समय ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगना। इसमें क्या है कि ज्ञान धीमी गति से होती है और क्या है कि इसमें पूरा जो है पाठ्यक्रम वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। ये सभी छोटी छोटी इसके दोष हैं। इसमें बच्चा क्या है कि करके सीखेगा, निरीक्षण करेगा तो क्या होगा, उसका समय ज्यादा लगेगा। जब समय ज्यादा लगेगा तो उसको क्या होगा कि ज्ञान उसमें कम होगी और जो पाठ्यक्रम है वो पूरा नहीं हो पाएगा टाइम पे। ये सभी छोटे छोटे इसके दोष हैं। हालांकि एग्जाम्स में इसके दोष ज्यादा नहीं पूछे जाते, पर फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और एग्जाम्स में अगर आप लोगों से पूछ दे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र का उपयोग है वो कौन सी विधि में किया जाता है, तो वो आगमन विधि में। जितने भी शिक्षण सूत्र सीधे सीधे हैं, जो शिक्षण सूत्र होते हैं, वो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाए तो फटाक से आप लोग बिना सोचे आगमन विधि के बाद आगमन विधि का ही टिक करना। ठीक है, और अब इसी को अगर उलट के पूछे तो आगमन का उल्टा निगमन, यानी निगमन पे आप लोग चले जाना। अगर आप लोगों को शिक्षण सूत्र याद रहेगा, जो हमारा टॉपिक था शिक्षण सूत्र, तो वो आप लोग इसको भी आराम से कर पाओगे। देखते देखते आप लोगों को याद आ जाएगा कि अरे ये तो वही शिक्षण सूत्र है जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो एग्जाम में आप लोग दे पाओगे। या फिर इस तरह भी पूछते हैं कि विशिष्ट सामान्य की ओर कौन सी विधि में हम चलते हैं पढ़ाने के लिए, तो कौन से, आगमन विधि में। इसके जनक आप लोगों को बता दिया मैंने। चलिए अब आते हैं हमारा जो दूसरा है, ये भी बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है। वो हमारा दूसरा है कौन सी, निगमन विधि।
ठीक है, निगमन विधि की अगर हम बात करें, यानी डिडक्टिव मेथड की अगर हम बात करें, तो इसके जो जनक हैं वो है अरस्तु। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा जानते हैं कि आगमन विधि के जो जनक है वो भी अरस्तु है और निगमन विधि के भी, तो ऐसा नहीं है। अगर इंडिविजुअल आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि आगमन विधि के जनक कौन है, अगर सिर्फ आगमन विधि का नाम लेके तो आप लोग फ्रांसिस बेकन का नाम लेना, लेकिन अगर पूछा जाए कि आगमन और निगमन दोनों को एक साथ अगर ऐड करके एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग अरस्तु को उस टाइम पे टिक करोगे। और यहाँ पे मैं जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि सिर्फ अगर और सिर्फ निगमन का पूछा जाए कि निगमन विधि का जनक कौन है, तो वो भी अरस्तु ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जनक में कभी भी या फिर प्रतिपादक में इन विधियों के कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो निगमन विधि की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले इसके जनक के बारे में आप लोग जान लो। ठीक है, अब हम बात करेंगे निगमन विधि क्या है। जैसा कि मैंने बोला है कि आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे का अपोजिट है। एक हमारा जो है वो क्या कर रहा है, हाँ, एक अगर हमारा छोटे बच्चों के लिए यूजफुल है तो भाई बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए भी तो यूज होना चाहिए, और बड़े बच्चों को तो हम छोटे बच्चों की तरह पढ़ा नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना होगा कि हमें कोई और विधि का भी उपयोग करना होगा, तो हम उस रूप में निगमन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो निगमन विधि में हम पहले उदाहरण देते हैं, लेकिन सॉरी आगमन में, और निगमन विधि में क्या करते हैं, पहले नियम प्रस्तुत करते हैं और बाद में उदाहरण पे जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को संज्ञा पढ़ा रही हूँ या फिर बड़े क्लास के बच्चे का जो भी टॉपिक है वो पढ़ा रही हूँ, तो पहले मैं क्या करूंगी कि पहले नियम या परिभाषा सिद्धांत एकदम लाइन टू लाइन बताते जाऊंगी और बाद में बोलूंगी हाँ आप लोगों ने ये पढ़ा, इसका एग्जाम्पल ये होगा, इस तरह से। यानी उदाहरण बाद में और नियम पहले। जैसा कि आप लोगों को अगर याद करने के लिए मैं बताऊं तो ये देखिए, ये जो न है ना, ये नी और नियम एक ही है, तो आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई भी एग्जाम में अगर पूछे कि कौन सी विधि में पहले नियम दिया जाता है और बाद में उदाहरण, तो फटाक से आप लोग क्या कर देना, निगमन विधि, नी से नियम, यानी नियम पहले और उदाहरण बाद में। तो यहाँ पे क्या होता है कि निगमन विधि में क्या है कि नियम पहले प्रस्तुत, तो फिर हम यहाँ बात करते हैं कि शिक्षण सूत्र यहाँ पे हमारा निगमन विधि में कौन कौन सा यूज होता है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये बड़े क्लास के बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी है, और इसमें पहले सिद्धांत देते हुए, परिभाषा देते हुए, किसी चीज को सिखाते हुए हम उस परिभाषा में कि हाँ हमने इस परिभाषा को पढ़ाया है कि संज्ञा क्या है, किसी नाम वस्तु या किसी प्लेस के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं, और राम श्याम एक संज्ञा है, नाम है, या फिर कोई भी शहर का नाम, दिल्ली बॉम्बे जो भी है वो सभी एक संज्ञा है। तो इस तरह से बड़े क्लास के बच्चों को हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि बच्चों को अज्ञात है, परिभाषा उन लोगों को नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जब हम परिभाषा बताएंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में फिक्स हो जाएगा, और फिर हम जब उदाहरण के रूप में उन लोगों को उदाहरण देगा तो वो क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर ये विधि चलती है। ठीक है, इसमें शिक्षण सूत्र का यूज होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कौन सी विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि निगमन विधि में। ठीक है, दूसरा है हमारा, इसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं आगमन में, और निगमन में जाएंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी पहले परिभाषा और विशिष्ट का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि उदाहरण। ठीक है, तो फिर उदाहरण, उसके बाद है कि इसमें हम जाएंगे सूक्ष्म, यानी छोटी छोटी बातों को पहले बताएंगे, फिर हम उसको एक बड़े रूप के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर। फिर है हमारा अमूर्त से मूर्त की ओर। हमारा आगमन में क्या था कि मूर्त से अमूर्त था, यानी अमूर्त जो चीजें नहीं दिख रही है उसको परिभाषा के रूप में हम बताएंगे, सिद्धांत के रूप में, और फिर हम उसको उदाहरण के रूप में किसी चीज को, किसी मॉडल को उदाहरण के रूप में हम दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा कठिन से सरल की ओर चलेंगे, क्योंकि ये बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, परिभाषा सिद्धांत ये सब कठिन होता है उनके लिए, अज्ञात होता है, तो और सरल उदाहरण को बनाएंगे। ठीक है, तो कठिन से सरल की ओर। फिर है हमारा कि इसमें हम बात करेंगे कि नियम से उदाहरण की ओर।
तो अगर आप लोगों को एग्जाम में इन शिक्षण सूत्रों के बारे में पूछ दिया जाए कि हाँ भाई इन शिक्षण सूत्रों का यूज कहाँ कौन सी विधि में होती है, तो आप लोग बता सकते हो आराम से। इसलिए आप लोग आराम से देख सकते हो कि हमने यहाँ पे शिक्षण सूत्रों को पलट दिया है, और यहाँ पे तो सभी जो शिक्षण सूत्र है वो उदाहरण के रूप में पहले आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ रहे हैं, सभी नियम पहले आ रहे हैं। अमूर्त चीज जो नहीं देखे हैं उसको हम परिभाषा के रूप में बताएंगे, और मूर्त फिर उसके सामने अगर हम अर्थ के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, कि हमें प्लैनेट क्या है, यूनिवर्स क्या है, तो ये सभी चीजों का हम क्या उनको सामने सिद्धांत पेश कर देंगे, परिभाषा दे देंगे, बता देंगे। उसके बाद हम एक ग्लोब के रूप में उसको क्या करेंगे, मूर्त चीजों को दिखाएंगे बच्चों को। तो इस तरह से आप लोगों को काफी समझ में आ गया होगा। हालांकि ये उच्च क्लास के बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल है। अगर हम उच्च क्लास के बच्चों पे आगमन विधि अपनाएंगे, यानी पहले उदाहरण फिर सिद्धांत, तो इसमें क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा, और बड़े क्लास के बच्चों का सिलेबस भी काफी बड़ा होता है, तो वो क्या करेंगे, पूरा सिलेबस वो कैच नहीं कर पाएंगे, और उनका भी जो ज्ञान है वो अधूरा ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हर विधि अपने अपने जो जितने भी जो भी क्लास होते हैं उसके लिए उपयोगी होता है। हम आगमन विधि को बड़े क्लास पे यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्रभावशाली नहीं होगा। तो टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि कौन सी विधि कौन से क्लास के बच्चों के लिए और किस तरह के बच्चों के लिए और कौन से पाठ्य वस्तु के लिए अपनानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये शिक्षकों को भी पता होना चाहिए इन विधियों के बारे में। तो चलिए, आप लोगों को तो एग्जाम के व्यू से मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग याद कर सकते हो। हालांकि ये देखिए, आगमन विधि जो है ना हमारा, वो व्याकरण विधि है, यानी व्याकरण के लिए ज्यादा उपयोगी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि वैज्ञानिक विधि है, तो ये भाषा व्याकरण की विधि में पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो वो व्याकरण के लिए आगमन विधि ज्यादा उपयोगी है। और जो हमारा निगमन विधि है वो है विज्ञान और गणित जैसे सब्जेक्ट के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, ये विधि निगमन विधि विज्ञान और गणित के लिए। तो अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछ दिया जाए कि गणित और विज्ञान के लिए कौन सी विधि महत्वपूर्ण होती है, उपयोगी होती है, आगमन या निगमन, तो कंफ्यूज मत होइएगा, निगमन विधि उपयोगी होती है इसके लिए। ठीक है, अब हम इसके थोड़ा सा गुण इसके बारे में भी बात करेंगे। गुण और दोष भी हम इसमें क्या करेंगे, एक दूसरे का पॉजिटिव हो जाएगा, फुलफिल करेंगे। उसकी कमी को ये फुलफिल करेगा, इसकी कमी को वो फुलफिल करेगा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक विधि है, और करके सीखने पे तो ये भी बल देता है अगर हम इसकी बात करें तो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है इस विधि में कि इस विधि में जो है ये शिक्षक केंद्रित विधि है ये। ठीक है, यानी शिक्षकों के लिए ज्यादा उपयोगी है। समय की बचत होती है, जैसा कि मैं बोली हूं कि पहले नियम प्रस्तुत करके उदाहरण यानी डायरेक्ट समझाने पे समय की बचत। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि शिक्षक केंद्रित विधि है, समय की बचत है, इसमें भी क्रिया पे कहीं ना कहीं बल दिया ही जाता है। तो यहाँ भी आप लोग भी नोट कर लो कि क्रिया पर बल। ठीक है, ये इसका कुछ खासियत है इस विधि की, जो इस विधि की कमी को ये विधि पूरा करता है, और ये बड़े क्लास के बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी है। के लिए उसके बाद हम इसके दोष की बात करें तो दोष भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, अगर ऊपर की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो। शिक्षक केंद्रित विधि है ये, समय की बचत होती है, ये भी करके सीखने पे ही बल देता है कहीं ना कहीं, भले ही आगमन से थोड़ा कम, लेकिन इसमें भी करके सीखने पे बल दिया जाता है। ठीक है, बड़े कक्षा के छात्रों के लिए उपयोगी है ये छोटे कक्षा के लिए, तो ये बड़े कक्षा के लिए। अब हम इसकी थोड़ी कमी के बारे में बात करेंगे, दोष भी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो इसका रटने की प्रवृत्ति इसमें ज्यादा होती है, अभ्यास कम होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभ्यास की कमी। ठीक है, जब अभ्यास कम होगा, रटेंगे तो क्या होगा, ज्ञान अपूर्ण होगा, ज्ञान पूरा न होना। ठीक है, इस तरह से, या फिर हम बोल सकते हैं ना कि अगर हम कोई चीज रटेंगे तो हमें ज्यादा डीपली ज्ञान नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें ये सभी चीज, और क्या है, ये अवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और दोष है हमारा कि अवैज्ञानिक विधि। ये सब आप लोग देख सकते हो जो मैं लिख रही हूँ याद करने के लिए, लेकिन आप लोग समझो पहले ज्यादा
कि ये अवैज्ञानिक विधि है, अभ्यास की कमी होती है, रटने की क्रिया ज्यादा होती है, इस वजह से क्या होता है, ज्ञान अधूरा रह जाता है। ठीक है, भले समय कम लगे लेकिन ज्ञान अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि रटते हैं, इसमें ज्यादा खोजबीन ये सब निरीक्षण नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को पता चला आगमन और निगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे विश्लेषण विधि यानी एनालिटिक मेथड पे, विश्लेषण पे, यानी जो हमारा तीसरा विधि है वो क्या, कौन सी विधि है, नाम से ही पता चल रहा है, विश्लेषण यानी एनालाइज करना किसी भी चीज को। एनालाइज आप लोगों को पता ही होगा, किसी भी चीज को डीपली जानना। तो हम यहाँ पे क्या जान रहे हैं, सब्जेक्ट को जान रहे हैं, विषय को जान रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी पाठ्यक्रम को उसके अंशों भागों हर एक पार्ट को डीपली जानना, इकट्ठा कर करके जानना, उसको हम क्या बोलते हैं, संश्लेषण विधि बोलते हैं। यानी किसी भी पाठ्यक्रम को इस तरह से हम बोल सकते हैं कि किसी पाठ्यक्रम के अंशों या हर एक भागों को जानना। ठीक है, विश्लेषण नाम से पता है आप लोगों को, किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं, एकदम गहराई तक जानते हैं ये क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों हो रहा है, इसका उपाय क्या है। यानी हम किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं तो उसको एकदम अच्छी तरह से एनालाइज करना। नाम से ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को ये विधि, कि किसी भी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को के अंशों भागों को, पूरे उसके अंश और भागों को जानने की विधि को हम विश्लेषण विधि बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से अब हम बात करेंगे कि विश्लेषण विधि कौन से सब्जेक्ट के लिए ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, एक विशेषता भी आप बोल सकते हो। तो जो ये विधि है ना, ये अगर हम इसकी बात करें तो ये विधि जो है वो गणित, रेखा गणित, बीजगणित और अंक गणित, ठीक है। एग्जाम में आप लोगों को पूछ दिया जाता है कि कौन सी विधि में बीजगणित, अंक गणित, रेखा गणित, इन सभी में से किसी का भी नाम ले ले तो वो इन सभी चीजों के लिए उपयोगी कौन सी विधि है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसके हर एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को हम जानते जाएंगे डीपली तक, उसके हर एक भागों को, हर एक अंशों को हम जानते जाएंगे, एनालाइज करते जाएंगे और फिर लास्ट में हम उसको पूरा जान जाएंगे। तो उसको हम विश्लेषण विधि, हर एक चीज को विश्लेषित कर करके पढ़ना, यानी वो उपयोगी है। तो एग्जाम में आप लोग आंसर दे सकते हो गणित, रेखा गणित, बीज गणित, ठीक है, और अंक गणित के लिए उपयोगी है। तो आप लोग इसको याद कर लो, टिक कर देना आप लोग कि विश्लेषण विधि इन सब्जेक्ट के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, जो विश्लेषण है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें जो शिक्षण सूत्र है विश्लेषण में, ये कहाँ से चलता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का टॉपिक बन जाता है एग्जाम्स में कि विश्लेषण में जो शिक्षण सूत्र है वो हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं कि अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, तो इसमें आप लोग आंसर देना कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विश्लेषण। तो आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है, डेफिनेशन अगर उसका आएगा तो आप लोग बता सकते हो। कंफ्यूजन आप लोगों का आगमन निगमन में हो सकता है, उदाहरण और नियम में, दोनों में। तो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है उसका, विश्लेषण का भी मैंने बता दिया। ये अज्ञात से ज्ञात की ओर, जब भी हम कुछ मैथ सीखते हैं तो हमारे लिए सब कुछ अज्ञात होता है, लेकिन हम जब उसको एक एक चीजों को एनालाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हर एक चीजों को जान जाएंगे तो लास्ट में हम उसको जान जाते हैं। तो इसमें जो शिक्षण सूत्र यूज होता है वो अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संश्लेषण विधि। जस्ट विश्लेषण का अपोजिट है संश्लेषण विधि। ठीक है, जिसको सिंथेटिक मेथड भी बोलते हैं इंग्लिश में। संश्लेषण विधि जैसा कि आप लोगों को नाम मैंने आप लोगों को शिक्षण सूत्र में भी बताया था। ठीक है, कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना, यानी पहले विश्लेषण हमने पढ़ा भी, और उसका जस्ट अपोजिट है संश्लेषण। संश्लेषण यानी समन्वय, यानी सम्मिलित करना, यानी सभी टॉपिक को सम्मिलित करके जानना, उसको हम क्या बोलते हैं, संश्लेषण। यानी किसी भी विषय के अंश भाग, हर एक चीज को, कि मान लीजिए अगर मैं आप लोगों को, मैं एक ही एग्जाम्पल के साथ बढ़ रही हूँ सभी सब्जेक्ट के साथ, मान लीजिए कि अगर हम लोग
मान लीजिए प्लेनेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने यूनिवर्स के बारे में। जब हम यूनिवर्स पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लेनेट जानेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग यूनिवर्स के बारे में जानेंगे, स्टार्स के बारे में जानेंगे, या फिर नक्षत्र ग्रह जो भी हैं, या फिर जितने प्लैनेट्स हैं, जितने सैटेलाइट्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में, सन की जो खासियत है उसके बारे में जानेंगे। हमारा जो चंद्रमा है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना, हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो वो सैटेलाइट है, तो हम लोग उसके बारे में कि वो कैसे रोटेट करता है, कितना समय लेता है, हर एक चीज़ को एनालाइज करते हुए जाने के बाद हम उसको सारे ज्ञान को क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, यानी संश्लेषण विधि उसी को हम बोलते हैं। यानी सभी जो भी हम पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं उसके अंश भाग सभी चीजों को समन्वय करना यानी सम्मिलित करके पढ़ना, उसको हम संश्लेषण विधि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो फोर्थ है संश्लेषण विधि। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, किसी पाठ या विषय के अंगों या भागों को सम्मिलित करना। ठीक है, यानी सम्मिलित करके पढ़ेंगे हम लोग, और वो हम क्या करेंगे, सम्मिलित करके पढ़ने के बाद एक सारांश हो जाता है, हमारा पूरा ज्ञान हो जाता है हमें, तो वो संश्लेषण हो जाता है लास्ट में। ठीक है, तो वो हमारा हो गया। अब हम इसमें कौन से शिक्षण सूत्र यूज करते हैं, तो बहुत सिंपल है कि ये एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो इसमें हमने अज्ञात से ज्ञात की ओर चला है, तो इसमें क्या कहाँ से चलेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर। एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे भी आते हैं और ये भी आता है, तो आप लोग इसमें भी कंफ्यूज ना होना। विश्लेषण में हम अज्ञात से ज्ञात की और संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, यानी शिक्षण सूत्र का उपयोग करते हैं। बाकी आगमन निगमन आप लोगों को काफी अच्छे से मैंने समझाया है, होप कि आप लोगों को समझ में आए और एग्जाम में आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन छोड़ के ना आ पाओ। ये अंक गणित, रेखा गणित, ये सभी चीजें आप लोग याद कर लेना, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण एंड संश्लेषण विधि, ये चार विधि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट होता है हमारा यहीं पे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ये जो हमारा टॉपिक है और इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है दोनों को इंक्लूड करके पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग किसी भी कंडीशन में एग्जाम में छोड़ नहीं पाओगे, जैसा मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी ज्यादा मैं सीटेट टैट प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं यूजफुल टॉपिक ही आप लोगों को बताती हूँ, कंटेंट्स एकदम वही बताती हूँ जो एग्जाम्स में आता है, ना छोड़ना है और ना ही ज्यादा कंफ्यूज होकर ज्यादा पढ़ के एग्जाम्स में सिर्फ बैठ के आना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ना है और उसको गहराई तक पढ़ना है। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छा सा बढ़िया सा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।